हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू डेरिवेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट लेट अस सी द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्या है इसका कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। मीन्स किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द स्टेटमेंट। अब बात आती है कि आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको बोलेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कंजर्वेशन हो रहा है मोमेंटम का। ठीक है, तो कंजर्वेशन होने के लिए कोई इंसिडेंट होना जरूरी है। जैसे कि सपोज करो कोलिजन हो रहा है। ठीक है, कोलिजन से पहले जो आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम, और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो क्या होगा? दोनों सेम होगा। तब हम बोलेंगे कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम लोग समझते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको बोलेंगे। स्टूडेंट्स, सपोज करो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक का मास है m1 जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 जो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि जो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u1 वो ग्रेटर है u2 से। मीन्स यहाँ पे u1 इज ग्रेटर देन u2। अब ये कंडीशन है और दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, जहाँ पे पहले की वेलोसिटी जो है वो दूसरे की वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो क्या होगा? कुछ समय बाद श्योरली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए इन दो ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा? कोलिजन होगा। हम बना लेते हैं सिचुएशन कि जैसे ही कोलिजन होगा, यह है ऑब्जेक्ट m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट m2। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि t टाइम के लिए कोलिजन हो रहा है। कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए कोलिजन हो रहा है। तो जितने भी टाइम के लिए कोलिजन होगा, दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। मीन्स हम कह सकते हैं कि इन दो ऑब्जेक्ट्स का इंट्रैक्शन होगा। और जब भी दो बॉडीज का इंट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे हमें याद आ जाता है कौन सा लॉ? न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है? एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में। एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में। ये एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? फोर्सेस। और ये फोर्स कब अराइज होंगे? ये फोर्स अराइज होंगे जब दो बॉडीज का इंट्रैक्शन होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स थे वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो पहले की वेलोसिटी है वो दूसरे की वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो श्योरली इनके में कोलिजन होना है। मान लेते हैं वो कोलिजन टी टाइम के लिए होगा, तो इस टी टाइम के लिए दोनों बॉडीज़ कांटेक्ट में आएंगे। मीन्स दोनों बॉडीज़ में इंट्रैक्शन होगा, और जैसे ही इंट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे दो फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगे, एक्शन और रिएक्शन। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो m1 ऑब्जेक्ट है वो m2 पे एक्शन किया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई F12। मीन्स फोर्स बाई m1 ऑन m2। रिएक्शन में क्या होगा? जो m2 ऑब्जेक्ट है वो m1 पे फोर्स लगाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? F21। मीन्स फोर्स बाई m2 ऑन m1। अब ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं तो दोनों मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन हमें डायरेक्शन दिख रहा है अपोजिट है। एक का डायरेक्शन जो F12 है वो 1 के द्वारा 2 पे लगाया जा रहा है, और जो F21 है वो 2 के द्वारा 1 पे लगाया जा रहा है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब बात आती है, क्या हम इस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे? तो हाँ, हम इस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फोर्सेस अराइज हुए, ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस अराइज हुए, ये सिस्टम के अंदर ही अराइज हुआ है। ये सिस्टम में इन दो बॉडीज़ के इंट्रैक्शन की वजह से अराइज हुआ है। ये बाहर से कहीं अप्लाई नहीं किया गया है, ये सिस्टम के अंदर से ही जनरेट हुआ है। इसलिए हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड
सिस्टम। इट मीन्स हमने जो सिस्टम चूज़ किया है दो बॉडीज़ का m1 और m2 का, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस अराइज हुए हैं वो सिस्टम के अंदर ही अराइज हो रहे हैं, और जब किसी सिस्टम में हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो उस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। इट मीन्स हमने जो सिस्टम सपोज किया वो क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम तो है, लेकिन इसमें मोमेंटम को कंजर्व कैसे हम दिखाएंगे, इसके लिए अब हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so I hope isolated system is clear to you. Now let us see the derivation. So derivation के लिए भी हमारे पास सेम सिचुएशन है। क्या? कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है m1 जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दूसरे का मास है m2 जो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कंडीशन क्या है? u1 इज ग्रेटर देन u2। अब ये है सिचुएशन बिफोर कोलिजन का। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा? दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन होगा। मान लेते हैं टी टाइम के लिए कोलिजन हुआ, तो ये हो गया हमारा ड्यूरिंग कोलिजन का सिचुएशन। ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के समय क्या होगा? ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2, ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे। मान लेते हैं इनका कांटेक्ट टी टाइम तक रहा, स्मॉल टी टाइम तक इनका कांटेक्ट रहा, तो इस स्मॉल टी टाइम तक एक्शन रिएक्शन फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है, टी टाइम तक एक्शन फोर्स भी लगेगा और टी टाइम तक ही रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। जो फोर्स एक्शन है उसको हम बोल दे रहे हैं F12। F12 फोर्स बाई m1 ऑन m2, और जो रिएक्शन फोर्स है वो है F21। F21 फोर्स बाई m2 ऑन m1। अब स्टूडेंट्स ये दोनों जो हैं फोर्सेस, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? हमें पता है जो F12 है और F21 ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, तो हमें पता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए क्या हम लगा देते हैं? यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो F21 है वो F12 के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब टी टाइम के लिए इंट्रैक्शन था। अब जैसे ही इंट्रैक्शन ख़त्म होगा तो क्या होगा? इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि इन पे फोर्स लगा। तो अब मान लेते हैं ये है सिचुएशन हमारा आफ्टर कोलिजन का। आफ्टर कोलिजन का, तो अब आफ्टर कोलिजन बाद क्या होगा कि m1 जो ऑब्जेक्ट है वो v1 वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, और जो m2 वाला ऑब्जेक्ट है वो v2 वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ठीक है, तो अब वेलोसिटीज चेंज हुआ तो इनका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। बिफोर कोलिजन की बात करें तो अगर हमें सिस्टम का मोमेंटम निकालना हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी आई, मीन्स मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो क्या हो जाएगा? m1 का मोमेंटम निकालें और m2 का मोमेंटम निकालें, दोनों का मोमेंटम निकाल कर उसका सम निकाल दें तो हमको मिल जाएगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। ये हो जाएगा m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। इसी तरह आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं pf होगा टोटल मोमेंटम सिस्टम का। तो सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकलेगा? मोमेंटम ऑफ m1 प्लस मोमेंटम ऑफ m2। तो m1 इंटू फाइनल वेलोसिटी v1 प्लस m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी v2। तो ये हो गया आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम। अब किसी तरह अगर हम pi और pf दोनों को बराबर दिखा दें तो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। मीन्स हम ये प्रूव कर देंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो मोमेंटम होता है सिस्टम का वो कंजर्व होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे निकलेगा? इसके लिए हमें फोर्स पे कंसंट्रेट करना होगा। कौन से फोर्सेस? F12 और F21। तो अब F12 क्या है? F12, अब स्टूडेंट्स हमने बोला है ये जो फोर्स F12 है इसको हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स बाई m1 ऑन m2। तो किस पे लग रहा है ये? सेकंड वाले पे। तो हम इसको डिफाइन करेंगे चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ कौन सा? जिस पे लग रहा है। सो m2 डिवाइडेड बाई t टाइम, मीन्स कौन सा टाइम? जितने टाइम के लिए इंट्रैक्शन हुआ। तो हमने देखा टी टाइम के लिए इंट्रैक्शन हुआ इनके बीच में। कितने टाइम के लिए इंट्रैक्शन हुआ? स्मॉल टी के लिए, तो यहाँ मैंने स्मॉल टी लिख दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा है? अब मोमेंटम में चेंज कैसे निकलेगा? m2 का मोमेंटम में चेंज कैसे निकलेगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2।
तो फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 क्या है, m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी v2, सो m2 इंटू v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम m2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी u2, सो m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाई t। तो हमें F12 का वैल्यू मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब सिमिलरली हम F21 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। किसकी? F21 की। तो हम क्या पढ़ेंगे F21 को? F21 को हम पढ़ते हैं फोर्स बाई m2 ऑन m1। अब हम देख रहे हैं ये फोर्स किस पे लग रहा है, m1 पे। तो हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 डिवाइडेड बाई कौन सा टाइम, जितने टाइम के लिए इंट्रैक्शन हुआ, तो t टाइम के लिए इंट्रैक्शन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका चेंज कैसे निकाले, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1। तो m1 का फाइनल मोमेंटम माइनस m1 का इनिशियल मोमेंटम, से हो जाएगा m1 इंटू फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस m1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी u1 डिवाइडेड बाई टाइम, जितने टाइम का इंट्रैक्शन हुआ t। सो हमें F12 की वैल्यू पता चल गई और F21 की वैल्यू पता चल गई। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर दें, इस वाले रिलेशन में, इस रिलेशन में अगर हम पुट कर दें तो हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा देखते हैं। सो हमें लिखना है F12 इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। और वैल्यूज़ को पुट कर दो। F12 की वैल्यू m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F21, ये है F21 की वैल्यू, सो माइनस टाइम्स ऑफ m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई t। अब t दोनों साइड से कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया फाइनली, यहाँ पे हमें मिल जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू, माइनस को अंदर ले जाएंगे, सो माइनस m1 v1 और माइनस इंटू माइनस प्लस m1 u1। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, u वाले को एक साइड में, v वाले को एक साइड में, तो हमें मिल जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू, यहाँ पे बचा m1 u1 प्लस ये जब माइनस m2 u2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा m2 u2। अब m1 v1 प्लस m2 v2 हम पहले ही बता चुके हैं क्या है, pf है, और m1 u1 प्लस m2 u2 क्या है, pi। तो हमने प्रूफ कर दिया कि आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है pf वो बराबर है किसके, बिफोर कोलिजन मोमेंटम pi के। ओके स्टूडेंट्स, और हमने आइसोलेटेड सिस्टम चूज़ किया ही था। सो इस तरह से डेरिवेशन हो गया कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। सो दिस इज द law of conservation of momentum. I hope this is clear to you. So thank you students. If you like this video then please share this video, like the video and also subscribe to my channel. Thank you students.